गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग सर। हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वर्क पावर एनर्जी। बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर है ना। है? एक ही चीज हो पाएगी ना दोस्त, या तो पढ़ा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी ये हेडिंग लिख दी है इसका मतलब अगली क्लास में डिस्कस ऑब्वियस है ना। तो टेस्ट का डिस्कशन नेक्स्ट या उसकी अगली क्लास के अंदर होगा। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन अच्छे थे है ना, पर बहुत टफ नहीं है, ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज कोई बोले नहीं आप। और भले ही आपको एनएलएम उतने अच्छे से समझ नहीं भी आया हो, पर इसको समझने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर के अंदर है। तीन चीजें रहने वाली है, वर्क, पावर और एनर्जी, और फिर इन सभी को रिलेट करने के लिए एक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो दो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे हम जो मेन इंपॉर्टेंस की हैं। पहली है वर्क एनर्जी थ्योरम और एक है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करने के कुछ रूल्स मैं बताऊंगा कि कब यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्क पावर एनर्जी कभी भी यूज किया जा सकता है, तो वो तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में वैलिड होता है। समझ आ रही? वर्क पावर एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, आई मीन। ठीक है, चलो लिख लो। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी, वो है वर्क। कौन बताएगा क्या होता है वर्क? सर रेट ऑफ डूइंग वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया फॉर्मूला। होता क्या है वर्क? उसका क्या? आपने कहा फोर्स। एक काम किया करो, पहले मन में बोला करो, जब खुद कन्विंस हो जाओ फिर बाहर मुंह से निकालो, तभी शायद सामने वाला कन्विंस हो पाए, है ना। अब बोलो सोच के आराम से, वर्क किसे कहते हैं? बताइए। एक एक करके। ओम ने कहा था फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी बाय डी डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहा जाता है। क्या आप सभी इसके साथ एग्री करते हैं? जिस फोर्स की जरूरत किसी ऑब्जेक्ट को डी डिस्प्लेसमेंट से चलाने के लिए होती है उसे वर्क कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के साथ आप एग्री कर रहे हैं? नो सर, उसमें डिग्री अप्लाइड होना चाहिए। उसको कुछ फोर्स कहेंगे ना बेटा, जिस फोर्स की आपने कहा मतलब फोर्स वर्क है। नहीं, तो वो डेफिनेशन सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और कौन कहना चाहता है? बाय फोर्स अप्लाइड, बाय, तो ये तो फॉर्मूला ही गलत हो गया। हाँ बोलो। F इंटू डी। ठीक है, एक ही बात है। सर मैं तो बात बोलूं? इतनी सी है कि यहाँ इंपॉर्टेंस है एनर्जी की। अब वर्क का मतलब हम सभी समझते हैं, वर्क का मतलब होता है काम करना, पर फिजिक्स में वर्क का मतलब काम करना थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम भी काम कर रहे हो, एसी चल रहा है, ये भी काम कर रहा है, पंखा चल रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो सब काम कर रहे हैं। पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज काम नहीं कर रही होती। वर्क का मतलब होता है बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर। बात समझ आ रही है? अगर आपको इतना तो पता होगा कि वर्क की यूनिट क्या होती है और एनर्जी की, तो दोनों क्या है? सेम ही है। वर्क एक तरीका है जिससे आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो। हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वर्क करते हैं तो या तो हम उसकी एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं या उसकी एनर्जी को घटा रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? और वर्क करने में अगर आपने किसी की एनर्जी बढ़ाई है, बचपन में एक स्टेटमेंट तो सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी दुनिया की एनर्जी तो फिक्स है। तो अगर आप काम करके किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ाते हो तो आप अपनी एनर्जी क्या कर रहे होगे? कम कर रहे होगे। तो वर्क बेसिकली क्या हो गया? वर्क इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। बात समझ आ रही है? आप चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रोसेस के दौरान सामने वाली ऑब्जेक्ट का एनर्जी में चेंज नहीं ला पाए तो हम कह देंगे कि आपने वर्क नहीं किया। जिसका आपने सिंपल सा एग्जांपल सुना ही होगा, ये दीवार है, इसको अगर मैं धक्का देता रहूं 10 घंटे तक, तो क्या मैंने कोई वर्क किया है? दीवार तब भी रुकी हुई थी, दीवार अब भी रुकी हुई है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं कह दूंगा मैंने कोई वर्क नहीं किया।
तो ये है डेफिनेशन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लीजिए इसी चीज को, द प्रोसेस, तो वर्क बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वर्क डन, ठीक है। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क is a form of energy work is a form of energy, ठीक है। अब इसे डिफाइन किस तरह से किया गया वो मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और ये ले लेते हैं ग्राउंड। मान लो आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया F, हमने फोर्स लगाया तो हम इसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो जाती है कोई डिस्टेंस s। अगर आपने जो फोर्स लगाया है उसके बीच और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल थीटा है, तो वर्क को मैथमेटिकली जो डिफाइन किया गया, ये तो हो गई डेफिनेशन जो हमने इसको एनर्जी कह दिया एक तरह का जो इधर उधर जा सकता है। मैथमेटिकली जो डिफाइन किया गया उसे डिफाइन किया गया इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? तो यहां लिख लो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वर्क को आप डिफाइन कर देते हो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी कि इसे मैं क्या कह सकता हूं, F इंटू S इंटू कॉस थीटा। यह है फॉर्मूला जो कि हम यूज करते हैं। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है, इफ जो अप्लाइड फोर्स है आपका इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फिर वर्क डन क्या होगा, 0. ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में चल रही है, अगर आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो और तब भी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चलती रहती है, आपके लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में नहीं चलती, तो फिर वर्क डन क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? यूनिट की अगर मैं बात करूं, कैसी क्वांटिटी है, पहले तो स्केलर आपको दिख रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और यूनिट की अगर हम बात करें, न्यूटन मीटर या फिर इसी को कहते हैं हम जूल। डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होता है ना, वेक्टर में पढ़ा था हमने। वेक्टर क्वांटिटीज के दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ये तो हो गया अगर फोर्स कांस्टेंट है। मान लो फोर्स वेरिएबल हो, तो फिर हम कैसे करेंगे। और वेरिएबल फोर्स यानी कि फोर्स जो है वो हर समय बदल रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वर्क डन, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। मैं छोटे छोटे वर्क को ऐड कर दूंगा जब वो कांस्टेंट रहता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds वेक्टर। बात समझ आई? यहाँ ds वेक्टर को क्या कहा जाता है, ds वेक्टर को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds का मतलब क्या होगा,
कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ है तो जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या दे देगा, वर्क डन। बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत? यानी कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस और वेरिएबल फोर्स है तो एफ डॉट डी एस। अब बात आती है डीएस वेक्टर होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसे लिखते कैसे हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब लिखा जाता है डीएस वेक्टर, तो इसे लिखा जाता है, डीएस मतलब क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट 3D प्लेन के 3D दुनिया में कैसे हो सकता है, थोड़ा सा एक्स में चल लो, थोड़ा सा वाई में चल लो, थोड़ा सा जेड में चल लो, यही तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो आप कहीं चल नहीं सकते। तो इसे लिखा जाता है dx i कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप। काफी लोग दुखी रहते हैं इसमें, इसलिए इसे नोट डाउन कर लेना। जब भी वेरिएबल फोर्स आए तो ये ds वेक्टर आपको यूज करना है। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, बताइए, क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है हो सर। वर्क कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। देखो, मैं फिर बताना चाहूंगा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो सबसे ज्यादा इस क्लास से कुछ सीखो तो सीखने के लिए बैठो, बताने के लिए नहीं। मैं तो पढ़ चुका, मेरा काम हो चुका है। जो कुछ पहले से आता है ना वो है एडिशनल, उसको साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए और सिर्फ सुनो और सुन दो, और फिर डाउट आए तो पूछो। अगर आप जवाब देने के चक्कर में रहोगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। वर्क कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्यों? फोर्स। कॉस थीटा है कि नहीं? कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 रहती है। तो जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो वर्क डन भी कैसा होता है, पॉजिटिव। समझ आई? लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, और 90 डिग्री पर तो जीरो होता है, जैसे कि हम पहले लिख ही चुके हैं। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, एंगल देखना है, किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव वर्क, ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव वर्क, और 90 है तो जीरो। क्या ये एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या ये एक ऐसा हो सकता है कि एक पत्थर है, उसको हमने कुछ डिस्प्लेस किया, पर तुम्हारे लिए अलग वर्क, तुम्हारे लिए अलग वर्क, तुम्हारे लिए अलग वर्क? बिल्कुल सही, आप लॉजिक से बैठेगा तो यही है। वर्क डन क्या है, एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्योंकि मैं बोलूं कि मैंने इस फोन को 10 मीटर डिस्प्लेस किया है, अब मान लो तुम खुद ही भाग गए 2 किलोमीटर दूर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है कि नहीं? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना हमने, तो उसी वजह से वर्क भी क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, यानी एक ही क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आप कहां पे खड़े होकर वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो। एक ही फोर्स का अलग अलग फ्रेम में अलग अलग वर्क डन आ सकता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वर्क के बारे में। अब हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करनी है। हाँ बिल्कुल, वर्क पहले पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, फिर तीनों की थ्योरम पढ़ेंगे, तब खत्म होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलो।
देख लो प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। क्या करें, एकदम आसान से शुरू करें या सीधे? आराम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। तो एक काम करता हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट भी दे ही देता हूँ शुरुआत में, तुमसे निकलवाता नहीं हूँ। समझ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलवा सकते हैं? फोर्स लगा के तुम्हें एक्सीलरेशन निकाल के। चलो ठीक है, अभी तो देख लो। मान लो कि ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस होता है 10 मीटर से। तो मैंने एक फोर्स लगाया है यहाँ पे F1 जो कि है 10 न्यूटन। एक यहाँ पे लगाया गया है, या ठीक है, एक यहाँ पे लगाया गया है F2 जो कि है 50 न्यूटन। और ये एंगल जो है ये है 37 डिग्री। आपको बताना है वर्क डन बाय F1, F2, gravity and normal as block moves from A to B. तो जीरो भी आंसर होता है एक, जीरो का आंसर नहीं होता है? पहला सवाल है, इसमें सब कुछ कराना पड़ेगा। कर लेना सबको, मैं समझ गई तो कर ही लोगे तुम। तो अरे यार मुश्किल दे दो तो समझते, आसान दे दो तो बैठो थोड़ा, बस चिल करो। अभी तुम ये आज की क्लास चिल कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं आ रही है। वही होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का यूज ही कंपोनेंट लेना होता है। आप क्या कर सकते हो, फोर्स के कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग, वही तो होता है डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल करेगा। प्लीज तबाही मत बचाओ यार, आम लोग बैठे रहने दो। समझ गए ना, तुम्हें समझ आ गया है? कितना कितना शो ऑफ करते हो तुम लोग यार। मैं तो नहीं करता कभी आके क्लास में आके, मैं भी करूँ, मुझे भी ये आता है तो। हाँ चलो, तो आपका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बस बातें मत करो। वर्क डन बाय F1 लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले देखना भाई, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, F1 और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? F1 राइट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, cos 0 1 हो जाएगा। cos 0 होता है 1। ये आ गया कितना, 100 जूल। कोई कष्ट किसी को? वर्क डन बाय F2, फोर्स कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, इनटू बीच का एंगल कितना है, तो cos 53 डिग्री 53 डिग्री। कितना हो गया 300। वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg लग रहा है नीचे, जो भी होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10, इंटू बीच का एंगल 90 डिग्री, और इस वजह से ये आया 0। नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल, जो भी नॉर्मल की वैल्यू है, इंटू डिस्प्लेसमेंट 10, इंटू नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल बीच का cos 90 क्या होता है 0। कोई दिक्कत? सही है, चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब वैसा दे दूं एनएलएम वाला? काइनेमेटिक्स तो आई गई ना उसमें एक्सेलरेशन निकालने के बाद। और अब सब कर ही रहे हैं तो फ्रिक्शन। अरे डरना क्या, खत्म हो गया एनएलएम। अरे सब आता है, बहुत सिंपल, एक ही फोर्स लगाऊंगा बस मैं और एक फ्रिक्शन। इतना थोड़ी डर हो सकता है यार। अरे यार वर्क डन। अब मैं ग्रेविटी और नॉर्मल का तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एफ एंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन 2 सेकेंड। म्यू को कर लेना भाई, एक काम करते हैं 0.2 कर लो। देखो तो एनएलएम के हिसाब से बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आप तो एनएलएम का क्वेश्चन मानो, डिस्प्लेसमेंट बता दो बस 2 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो ये गलत हुआ तो क्या फायदा होगा मन में करके? इससे अच्छा लिख के करते तो इतने ही टाइम में दोबारा चेक तो कर पाते। मन को कैसे चेक करोगे? टाइम अभी तो है। बोलिए सर। 72 मीटर डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है, और बताइए आप। 7.6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 7.2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। जल्दबाजी तुम भी करो, एफबीटी तो बनाओ एटलीस्ट। सर बहुत अजीब आंसर है, 4 मीटर है। 4 मीटर? 4 अजीब कैसे हुआ? मतलब 4 में क्या? 72 कहाँ और 4 कहाँ? इनका डिफरेंस। 7.2 है बेटा, 72 नहीं है, वो ओम है, ओम। अच्छा, ओम पॉइंट लगाना भूल गया था। मेरा 4 है। बस सिर्फ एग्जाम में 72 मार्क्स का या 7.2 सिर्फ? सर नहीं हो क्या बेटा? कुछ सन्नाटा छाया हुआ होगा ना। वीडियो लेक्चर का लिंक पता लगा है कहाँ से देखते हैं? आते थे तो भी सन्नाटा? कुछ नहीं पढ़ा था क्या एनएलएम में? समझ नहीं आया था? सर इतना भी समझ नहीं आया? फोर्स के कंपोनेंट तो ले लेते हो, आगे कितना आएगा? 50 cos 37। कोई मरा है क्लास में दिल के दौरे से कभी तुम्हारे सामने? मैं मर जाऊंगा अगर तुम 50 का कंपोनेंट नहीं ले पाए आगे। तो यहाँ एनएलएम का सन्नाटा नहीं है, वो काइनेमेटिक्स वेक्टर सबका सन्नाटा है। 37 डिग्री 4/5। सर मेरा 2 आ रहा है, 2 मीटर। चलो क्या क्या आंसर है बताओ। 7.2 एक आंसर है, और 6.8 सर 2 4.2 मीटर। एक आंसर है। 4 मीटर। 4 2 मीटर एक मीटर। आंसर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का आंसर एनएलएम का क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले तो मैं। चलो एफबीडी बनाता हूं मैं। एमजी नीचे लग जाएगा, कितना होता है 100 न्यूटन। नॉर्मल ऊपर लग जाएगा। एन, एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा 40 न्यूटन,
F का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, क्या पत्थर Y में चल रहा है? नहीं, तो Y में अगर बैलेंस करें तो हम कहेंगे 100, ये होना चाहिए 30 + n, और n आएगा हमारे पास 70 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। म्यू है 0.2 इंटू 70 यानी कि 14 न्यूटन। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा आगे, एक्सेलरेशन आप आगे का फोर्स 40 माइनस पीछे का फोर्स 14 अपॉन मास इसका 10 किलो, 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होता है? अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आंसर देने से कोई फायदा नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे हाफ इंटू 2.6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 5.2 मीटर। ये सवाल मेंस के लेवल से बहुत नीचे का है, तो अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए तैयारी बहुत अच्छी चल रही है प्राइवेट कॉलेजेस में जाने की। नॉर्मल एमजी लिख लिया ना, और याद करो आज से 24 लेक्चर पहले एक आदमी तुम्हारी क्लास में घुसा था और उसने कहा था कि लोग नॉर्मल को एमजी लिख देते हैं, तो आज भी आप वही कर रहे हो। तो सीखे क्या तुम? कुछ नहीं ना, वो तो तुम्हें पहले भी पता था नॉर्मल एमजी होता है, और आज 24 लेक्चर बाद भी नॉर्मल एमजी है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? अच्छी बात नहीं है इसमें। अच्छी बात क्या है कि मेरी और इसकी सेम गलती है क्या? अच्छा, इसमें कुछ गलती बता रहे हो क्या? अब भाई मेरी गलती बता रहा है, अभी हो गया ना? ये सबसे हो जाना चाहिए था। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना सर, वो इसके आगे वाला स्टेप है। जब पिछले ही नहीं आता तो अगला कैसे आएगा, है कि नहीं? अब वर्क डन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लग रहा है भाई? कितना लग रहा है? 14। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5.2। बीच का एंगल कितना है? डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, 180 डिग्री होता है। जीरो मत कहना, ऑपोजिट हुए ना एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो cos 180 ये होता है माइनस ऑब्ट्यूज एंगल है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 14 इंटू 5.2 जूल। अरे बात समझ आई क्या? अब उसका कोई जरूरी क्या था? 14 को मल्टीप्लाई करना 5.2 से, है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा था ना सही बताओगे तुम। F1 का क्या हो जाएगा? 50 इंटू 5.2 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री। अरे समझ आ रहा है? यानी 50 इंटू 5.2 इंटू 4/5 कितने जूल वर्क डन आ जाएगा फ्रिक्शन। नहीं क्या पता? ऑनलाइन आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। अरे समझ आएगा, बोलिए। और एक ऐसे ही फालतू सवाल कराया जाए। दुखी की बात। चलो एक क्वेश्चन हो गया ये हमारा। तो इसमें वर्क डन सीखा ही नहीं आपने। आपने सीखा तो क्या, एनएलएम का पहला लेक्चर सीखा है। इसके अंदर 24 लेक्चर और बाकी हैं, उन्हीं को बस रिवाइज करना है। चलो क्या करें, अब क्या करें? थोड़ा ढंग का देना पड़ेगा यार, देख लेते हैं। अच्छा सवाल दे दें स्यूडो फोर्स वाला, जैसी आपकी इच्छा। हाँ सर ट्राई करेंगे। ट्रक है बेटा, कार तो छोटी होती है। क्या लिख दो? सर टाटा मोटर्स है ना? लग तो उसका भी वैसे ही रहा है, डिजाइन दो ऐसा ही कोशिश रहता है। तो वही है। पिकअप। हैं?
नहीं है, बस ड्राइंग बनाने का मन था मेरा, एक्सीलरेटेड नहीं है, स्पीड दी है। स्यूडो फोर्स मत लगाने लग जाना देखते ही, कई लोगों के मन में आ गया होगा। एक्सेलरेशन होता है तब लगता है स्यूडो फोर्स। चलो, ये एक पत्थर रखा हुआ है, यहाँ से मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, जो एक स्टेटमेंट लिखा है वो हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है ना। ये पत्थर हो गया आपका, ये नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये सरफेस रफ है, मास ऑफ ए मैंने दे दिया है मान लो 10 kg, ठीक है। और हमारे पास दो लोग हैं, कौन कौन बनना चाहता है? ओम, एक तो ओम है खतरों के खिलाड़ी, और एक या ओम का सबसे अच्छा दोस्त क्रिस, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू। सर ओम चलती ट्रक का आगे खड़ा है। हाँ भाई, खतरों के खिलाड़ी हो। विद रिस्पेक्ट टू ए ओम, बी क्रिस। चलिए, समझ आ रहे हैं? ये दिया हुआ है कि ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट, ब्लॉक स्टेज वही तो है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। अच्छा, इन बताना है आपको 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर। क्या नहीं दी हुई दोस्त, तो सवाल है ही नहीं मुश्किल, सवाल बहुत आसान है। कौन लिखा है बेटा? स्टेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में बी रुका हुआ है। फैल गए। बी का मास 10 kg है ना, ब्लॉक का मास भी है। जी नहीं, क्रिश के केस में 0 कह रहे हैं भाई, ओम के में 0 क्यों नहीं आएगा? सवाल भाई का ही है। मेरा 0 तो उसका भी 0। कोर्स लग ही नहीं रहा, फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग जो कर रहे हो, जो हमारा नॉर्मल का तो 0 ही होगा ये किसके ऊपर दोनों बैठा के है? लिए। ट्रक के ऊपर। तो
के रिस्पेक्ट में ट्रक रेस्ट पे है कि चल रहा है? के रिस्पेक्ट में इंक्लाइन रेस्ट पे है कि चल रहा है? रेस्ट। के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है कि चल रहा है? तो के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट वर्क कहां से आएगा? बात समझ आ रही है? तो के रिस्पेक्ट में तो वर्क डन क्या आ रहा है? 0। लिख लो ये चीज तो एटलीस्ट। अरे रुक, अच्छा ये तुम कह रहे हो वो तो आ गया, किसका आ गया? अरे किसका आंसर आ गया था? तुम्हारा ना। पीछे देखो, जनता दिख रही है? इन सबका नहीं आया था, मैं सबको पढ़ाने आया हूँ ना। तो इसको आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं? तुम लोग यार इसका आ गया ना, बस आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी होगा। अब देखो, तो विद रिस्पेक्ट टू हम बात करें कि मैं ये कह सकता हूं कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ये भी है 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये भी है 0। क्लियर है? अब जमीन पे खड़े होके बताओ, जमीन पे खड़े होके कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये बताओ बस, कितना दिखेगा? 50। ट्रक आगे 50 चला, तो पत्थर भी उसके ऊपर रुका हुआ है, तो वो भी 50 चला होगा। अब आपको सब तो पता ही है यार, फिर आंसर क्यों नहीं बता पा रहे? सब तो दिया हुआ है। क्या कर देंगे? तो आंसर नहीं दोगे? अच्छा 2400 जूल बहुत ज्यादा होता है। बिस्किट का पैकेट देखा है? वो तो किलो कैलोरी में होता है। एक कैलोरी 4.2 जूल होती है। समझ आ रही है बात? तो एक बिस्किट के पैकेट में कुछ 1.5 लाख कैलोरी होती है। कैलोरी 150 किलो कैलोरी तो होती होंगी ना? वो किलो कैलोरी होती है चाचा, कैलोरी की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? कैलोरी तो कितनी हो गई? किलो को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? 1,50,000 हो गया कि नहीं हो गया? उतनी कैलोरी, और इंटू 4.2 करोगे तो उतने जूल। फिर तुम खा जाते हो बैठे बैठे। तो 2400 कौन सा ज्यादा है भाई? चलो ए पार्ट बताओ जल्दी फटाफट। अब तो समझ आ गया ना सब? फ्रिक्शन का सही है तुम्हारा, पॉजिटिव नेगेटिव? कंफ्यूज कर रहा हूँ, सही है सही है। नॉर्मल का बता दो। एफबीडी बनाया तुमने? बनाओ फटाफट, ब्लॉक का एफबीडी बनाओ ग्राउंड से देखते हुए। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा तब आंसर दो जब आप कॉन्फिडेंट हो, ऐसे ही मत आंसर दो। पॉजिटिव नेगेटिव, चलो मैं ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ, देखना भाइयों सब। ले लो टाइम, कोई बात नहीं। गलत बना दिया। शायद ये पत्थर रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, देखो जरा, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबसे पहले कौन सा फोर्स? mg। 10 किलो का पत्थर है, mg कितना हो गया? 100 न्यूटन। नॉर्मल कहाँ लगेगा भाई? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ऐसे लग जाएगा नॉर्मल। ये हो गया n। पत्थर को चले कहाँ जाना चाहिए था फिसल के? नीचे। कोई रोक के रखे? कौन रोके होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन लगा देंगे कहाँ पे? इधर। कोई समस्या?
अब ब्लॉक रेस्ट पे है, mg के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, अलोंग द इंक्लाइन हमेशा आता है mg sin थीटा, यानी कि वो आ जाएगा mg sin 37 डिग्री यानी कि 60 न्यूटन, और यहाँ आ जाएगा mg cos थीटा यानी mg cos 37 डिग्री यानी कि 80 न्यूटन। अगर रेस्ट पे है इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, n की वैल्यू तो कितनी है 80 न्यूटन। तो यार रुक क्यों गए, n को क्या मिल गया आपको 80 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना मिल गया, फ्रिक्शन आपको मिल गया 60 न्यूटन। अब 5 सेकंड में ट्रक कितना आगे चलेगा ये तो बच्चा भी बता सकता है, स्पीड इनटू टाइम कितना 50 मीटर। अब बस आपको वर्क डन लिखना था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ भाई, ये एंगल है 37 डिग्री, देख रहे हो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा है, एक्यूट, तो आपको तो सब सोचना भी नहीं है, बस एंगल लिखना है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 60, डिस्प्लेसमेंट 50 इंटू कॉस 37 डिग्री, यही आया था 2400। यस सर, आप इस सोचो, ये है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, समझ आ रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल, ये पूरा एंगल देखना है आपको, देख रहे हो 90 प्लस 37, तो वो cos 37 हो जाएगा, मतलब sin 37 हो जाएगा, तो कितना हो गया 80 इंटू 50 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। ये मैंने सिखाया था आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉस को साइन में, तो माइनस 4000 इंटू साइन 37 डिग्री 3/5 माइनस 4000 इंटू यानी कि माइनस 2400 जूल। अब देखो मैंने कहा था ना एनर्जी वाली बात, पत्थर क्या है कि ट्रक के ऊपर रुका हुआ है, तो ट्रक की स्पीड 10 है तो पत्थर की स्पीड भी हमेशा 10 है। कोई अगर वर्क करता तो उसकी एनर्जी बदल जाती कि नहीं बदल जाती, और फ्रिक्शन ने जो वर्क किया उसका उल्टा वर्क किसने कर दिया, नॉर्मल ने। ग्रेविटी तो वर्क कर ही नहीं रही होगी इस केस में, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स में है ग्रेविटी वाई में है, तो वर्क वैसे ही 0, किसी ने वर्क नहीं किया इसलिए ब्लॉक की एनर्जी भी नहीं बदली। ये सब आगे भी समझेंगे, मैं बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ता, तो फिर फ्रिक्शन mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा को बैलेंस कर रहा होता, मैंने दिया नहीं क्योंकि फिर लोग नॉर्मल भी कम होता, बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती, नॉर्मल की वैल्यू कम होती, पर वो एग्जैक्टली अगर वो रेस्ट पे है तो बैलेंस कर रहे होते दोनों एक। पर इसमें मत जाओ आपको यहाँ पे बस समझ आएगी नहीं, ये बताओ टोटल वर्क डन क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। टोटल वर्क डन क्या होगा, या तो मेरी बात सुनते नहीं हो, अभी तो मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर दोनों मिलके कुछ वर्क कर देते तो इसकी एनर्जी नहीं बढ़ जाती ब्लॉक की, पर एनर्जी तो सेम रखनी है, तो वर्क डन सीधे सीधे जोड़ना होता है। तो आप क्या कहोगे 2400 माइनस 2400, बात समझे। ओवरऑल वर्क डन दोनों फ्रेम में सेम आया, पर इंडिविजुअल वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं। के फ्रेम में दोनों 0 थे, पर ए के फ्रेम में दोनों 0 नहीं है, कोई दिक्कत। चलो कुछ स्टेटमेंट पूछ लेता हूँ पहले मैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, बोलना मत जब तक खत्म नहीं हो जाए सारे स्टेटमेंट। पहला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is always negative। दूसरा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन is always 0। तीसरा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन is positive। चौथा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन is always negative।
work done by tension on a block is always 0 और छठवा work done by normal on a block is always 0. बताइए पहले का आंसर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज गलत है। सर अभी तो ऊपर पॉजिटिव आया था। पहला सबने कहा फॉल्स, आंसर भी है फॉल्स, बहुत बढ़िया। सेकंड, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, ट्रू। ओम जी ट्रू है सर। बताइए, True वर्क है। डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। ट्रू, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं करता ना, वो हमेशा हम रेस्ट के लिए काउंट करते हैं। जा रहा है अभी तक। अरे भाई साहब ये बताइए, यहाँ जो पत्थर रुका हुआ था उस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? अरे बोलिए, स्टैटिक ही लग रहा था ना। अरे एक बात बताओ, आपका फोन रखा है, हाथ चलाया, फोन चला के नहीं साथ में, कौन सा फ्रिक्शन लगा? स्टैटिक। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क भी हुआ। बात समझ आई? अगला, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज पॉजिटिव ऑलवेज, फॉल्स। तो वही कह रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉल्स। एक बार बताओ, ये था, ओम रुका हुआ था, मान लो ओम को मैं आगे भगा दूं 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ओम के रिस्पेक्ट में ट्रक कहाँ जा रहा होगा? तो ब्लॉक भी कहाँ जा रहा होगा? पीछे। तो डिस्प्लेसमेंट किधर आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा सर। तो उसके रिस्पेक्ट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा और वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अगला, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, जब स्लिपिंग होती है। बोलो, सोच के बोलो। क्यों? वो तो स्टैटिक होता है। फॉल्स है, फॉल्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, मैं बताता हूँ। हाँ, नहीं रोल नहीं कर रहे ना आप, अगर लुढ़कते हुए जाओगे तो वाह। नहीं, वो बात उनकी सही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस समय पे रेस्ट पे आता है, हम रेस्ट पे नहीं होते, तो वो चीज रोलिंग की है, पर हम रोल तो नहीं हो रहा, हमारा ओमेगा तो नहीं है ना उसमें। बात गलत नहीं बोला है, सही बोला है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि मान लो ये चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीच में इनके फ्रिक्शन है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? आगे। मान लो हमने नीचे वाले पे फोर्स लगा रखा है, मुझे ये बताना पड़ेगा फोर्स कहाँ लगा है। कहाँ बनाऊं हमने? ऐसा कुछ नहीं। मान लो नीचे वाले पे हमने लगाया था फोर्स, तो ऊपर वाला चल किसकी वजह से रहा था? फ्रिक्शन की वजह से। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लगा? आगे। पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्या ये साथ चल रहे हैं? दोनों अलग अलग चल रहे हैं, बीच में काइनेटिक लग रहा है, इस पे काइनेटिक कहाँ लग रहा है? आगे। ठीक है ना? इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा और इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो बताइए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ कहाँ हो रहा है? आगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ए पे कितना आएगा? पॉजिटिव।
दिख रहा है कि नहीं? दोनों चल तो आगे ही रहे ना, आप ग्राउंड पे खड़े हो तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का आगे है, लेकिन ए पे फ्रिक्शन आगे है और वो काइनेटिक है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। बी पे कैसा होगा? नेगेटिव। तो स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज ट्रू होगा, फॉल्स होगा? ऑल ये पत्थर है भाई, इसको वायर से लटका देता हूँ और उठाऊं अगर, तो टेंशन कहाँ लगता है? ऊपर। पत्थर कहाँ गया? ऊपर। तो वर्क डन जीरो आएगा क्या? जीरो के लिए दोनों का 90 डिग्री होना चाहिए ना। इससे रस्सी बांध के इसको ऊपर खींचे अगर किसी पत्थर से। अरे समझ आ रही है बात? ऐसी गाड़ियां हमारे यहाँ है नहीं तो, जिनमें पेंडुलम होता है। किसके पास है ऐसी गाड़ी? टाटा बना रहा है? कौन बना रहा है भाई? नई ओम की कंपनी शुरू करेगा ओम, जिसमें आगे 2 सीट पीछे 2 पेंडुलम, पेंडुलम में लटक के जाएंगे लोग। तो जैसे यहाँ पे अगर लग रहा होगा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो जाए तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नॉर्मल का अभी तो क्वेश्चन देखो, तो कभी भी वर्क डन लिखा हो और ऑलवेज लिखा हो तो फॉल्स ही हो जाएगा। ऑलवेज कुछ नहीं होता, ऑलवेज कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फ्रेम डिपेंडेंट है। मैं ऐसा फ्रेम ढूंढ ही सकता हूं जहां फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ जाए। फ्रेम तो हमारी मर्जी है ना, हम कैसा चूज कर रहे हैं। ऑलवेज वाले सारे क्या होने वाले हैं? अगली चीज, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव। तो जब भी कैन भी दिखे तब ध्यान से सोचना, ऑलवेज दिखे तो, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये पे कुछ ट्रू फॉल्स, ऑलवेज पे विश्वास नहीं करना है। कैन भी अगर किसी में भी लगाया तो सारे सही हो जाते, सबकी संभावना तो है ही ना। टेंशन का भी वर्क डन जीरो हो सकता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि उसमें वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर रहती है ना रस्सी, पत्थर को बांधते। टॉर्क वर्क कहां से आ गया? अरे एक बैग लेके आते हैं ये लोग फैंसी शब्दों का, जब कुछ समझ नहीं आता निकाल के फेंक दिया। ये लो, पूरी क्लास सन्नाटे में। क्या हो गया? हुआ क्या? टॉर्क वर्क बोल दिया। पर तुम फेंकते गलत जगह हो ना यार। ये बैग हमारे भी पास है। अरे बस, अब उस पे और उसका एकदम ऐसा करो कचरा समझ ही नहीं है किसी को भी। क्या? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अब थोड़ा ढंग का ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन। नहीं तो एनएलएम वाले क्वेश्चन है। चलो एक ये कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक of mass 2 kg is (16 I cap plus 12 J cap). ठीक है ना? Find work done by the force on the block in 2 seconds.
225 जूल। T20 256 ये आ रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 320 जूल। मीटर। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो सीधे। फोर्स कितना है? 20। 37 का के लिए कुछ भी चले जा रहे हैं, मन में जो आ रहा है सब करे जा रहे हैं मेरे भाई। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम नहीं होगी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, मैं इसका और बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ये देखो देखो देखो, छोड़ो छोड़ो, ऐसे मत करो। मुझे लगा कि आपको दिख गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना दिखे कि डायरेक्शन सेम। तो आप एक्सेलरेशन तो लिख सकते हो। अब आप एस लिख सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 2 इंटू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? सही है ना? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस, फोर्स कितना है? 16 आई प्लस 12 जे, प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 16 आई प्लस, अरे बोलो कितना हो गया वर्क डन? डॉट प्रोडक्ट करना आता है? 16 इंटू 16, 12 इंटू 12, कितना हो गया भाई? 400। जब भी आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया हो, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो वेक्टर फॉर्म में। या तो डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो अलग बात है, नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे वेक्टर फॉर्म में, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बचपन में सिखाया गया था, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप को जे कैप और के कैप को के कैप। समझ आ रहा है भाई? चलो लिखिए। तो एक समस्या है तो बात करो, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा अपने आप। क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है, बात करनी पड़ेगी। हो रही है कुछ? घबराते क्यों हो? क्या कर सकते हैं? सर हाँ उसका बोलो। एंगल मेरा 37 डिग्री आ रहा है। वो एक एंगल पे मूव हो रहा है ना, तो वो एंगल भी तो उसमें हम मल्टीप्लाई कॉस थीटा वाला करेंगे। एक्स क्या है? क्या है एक्स? किसने बोला कि ग्राउंड पे है? उनने बोला यही फोर्स है। आप एमजी कहाँ से आ गया आपका? बोला है क्वेश्चन में एमजी लग रहा है। मान लो हम अंतरिक्ष में है, तो इस फोर्स के वर्क डन को एमजी से क्या लेना देना है? इसका फोर्स तब भी सेम ही आना चाहिए। ओके। आपने शायद नेट वर्क डन निकाल दिया है। आपने नेट फोर्स एक्स में निकाला, नेट फोर्स वाई में निकाला, और तब वर्क डन निकाला है। यही किया है ना? यस सर। एक फोर्स के वर्क डन को दूसरे फोर्स से मतलब नहीं होता है। आप नेट वर्क डन निकाल रहे हो, मैं सिर्फ इस फोर्स का वर्क डन पूछ रहा हूँ। अगला ट्राई करो। क्या? -12 6√2। और बताइए। मैंने जैसे कि अभी बताया, फोर्स दिया हुआ है, कहां से कहां जा रहे हैं ये भी दिया हुआ है। आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, फिर डॉट प्रोडक्ट। फोर्स फोर्स का कुछ नहीं आएगा बेटा, फॉर्मूला आप लोग देखते नहीं हो। देखो फॉर्मूला क्या है, या तो डॉट प्रोडक्ट लगा लो, और डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा पा रहे तो फिर एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये थोड़ी डॉट प्रोडक्ट भी लगा दो और कॉस थीटा भी लगा दो।
12 आया है, भाई का है 6√2, नेगेटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है। ये माइनस ये होता है। नेगेटिव वर्क का एक्चुअल मीनिंग होता है वो सामने वाली ऑब्जेक्ट की एनर्जी को घटा रही है बढ़ाने की जगह। आप ऐसा सोच के देखो, कोई भाग रहा है आपसे दूर, आप उसे पकड़ के लटक जाओ तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो? पीछे आदमी तब भी आगे बढ़ रहा है लेकिन धीमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप उसकी एनर्जी कम कर रहे हो, क्योंकि आप उल्टा वर्क कर रहे हो। किसी को वर्क करना है, नहीं किसी को धक्का देना, कोई चल ही नहीं पा रहा, पीछे से तुम लगे पड़े हो तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। वर्क डन नेगेटिव का मतलब सामने वाली ऑब्जेक्ट की एनर्जी को कम करना, वर्क डन पॉजिटिव मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ाना। एनर्जी दो तरह की होती है, वो हम आगे देखेंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक। पढ़ तो सब चुके हो तुम, अभी देखना अभी आएगा इसमें आगे, और अगले लेक्चर में देखो तुम क्या पढ़े। फैलने का नहीं है तो सिंपल है काफी, जो बोला जा रहा है करते जाओ। लिख पाए? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पता होगा ना, क्या करते हैं? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? बी। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? ए। लिखो एस वेक्टर, पहले लिखो एस वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस करो बी का कोऑर्डिनेट, -1 -2, कितना हो गया? लिखो उसे, लिखने में क्या जा रहा है? तो यहाँ बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना था, बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, तो -1 -2 आई कैप प्लस 1 -3 जे कैप प्लस -1 -4 के कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा -3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। अब वर्क डन के लिए सिंपली एफ डॉट एस, तो फोर्स है 2i + 3j, इसका डॉट प्रोडक्ट -3i -2j -5k, ये मिल गया -6, ये मिल गया -6, वो आ गया 0 -12 जूल। कोई दिक्कत? तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी आपको फोर्स दिया हो आप बता सकते हो। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो अगली क्लास की चीजें, तो तरह के सवाल आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगली क्लास में आपको बताऊंगा दो तरह के फोर्सेस के बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन निकालने का तरीका दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो कल हम 3 मेथड सीखेंगे वर्क डन के, चलिए ना क्लास। परसों हम 3 मेथड सीखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, संडे वाली मिस कर मत देना गलती से भी। टाइम भी यार दिखता तो ही ना स्क्रीन पे, ऐसे मत करो। तो एक काम करते हैं, संडे को फिर पेपर डिस्कशन कर लेंगे, मंडे, ठीक है। तो एक काम करो, संडे क्या बाकी मॉड्यूल में TCU है, कितने कर लोगे बताओ संडे पे? तो आगे का वो डिस्कशन होगा और जो पेपर के 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे संडे को। मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मिस मत करना। उसमें पूरा वर्क डन के बारे में जितना कुछ सीखना है ना वो उसी दिन में सीख लेंगे एक तरह से, नहीं हुआ तो उसकी अगली क्लास में थोड़ा बहुत, और फिर खत्म हो जाएगी चीज। हाँ भाई, अरे तुम्हें जब ये लगे ना कि समझ नहीं आ रहा तब बोलना बस। अभी हमने कितना धीरे धीरे पढ़ा है, अब आपको समझ एनएलएम नहीं आ रहा तो उसका तो भगवान मालिक है, क्या कर सकते हैं। पर वर्क डन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, अगर फोर्स पता है किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता है किधर हो रहा है, बीच का एंगल पता है, तो वर्क डन बताना कोई बड़ी बात नहीं। आज सिर्फ हमने ये सीखा है, ठीक है। चलो, ये टॉपिक बड़ा नहीं है, मैं फिर से वही बात कहूंगा, क्यों बड़ा नहीं है? ऐसी एक चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बच्चे बहुत डरते हैं उस चैप्टर से, क्यों? क्योंकि वो चैप्टर होता खुद तो बहुत छोटा है पर हर चैप्टर में घुस जाता है, हर चैप्टर में, भले वो लाइट का चैप्टर हो, फ्लूइड का चैप्टर हो, मैकेनिक्स का हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हो, हर चैप्टर में एसएचएम घुस जाता है, बिल्कुल घुस जाता है। सिमिलरली ये वर्क और एनर्जी है, ये तुम्हारा पीछा आखिरी चैप्टर नहीं छोड़ेगा 12th के। मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा, ऑप्टिक्स में, सब में यूज होता है ये, ठीक है ना। मैकेनिक्स, ये तो मैकेनिक्स में ही आता है, मैकेनिक्स अपनी रोटेट आएगा आएगा, उसी में आता है, मैकेनिक्स में ही आता है। चलो
तो यहाँ पे फिर एंड कर रहे हैं आज। ओके